हेलो एवरीवन। तो आज की जो वीडियो है, पहली बता रही हूँ, थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी मुझे, जो मैंने शॉर्ट्स बनाई है कि आप थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। तो आज हम आईएलटीएस के बारे में बात करेंगे। आईएलटीएस का एग्जाम, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये जो आईएलटीएस है, इसने अच्छे अच्छों की नाक में दम किया हुआ है। ऐसा लगता है बहुत ही टफ एग्जाम है। आप में से बहुत से ऐसे जने होंगे जिन्होंने एक बार दिया, सेकंड बार दिया, थर्ड टाइम दिया, बहुत सारे अटेम्प्ट करने के बावजूद भी आपको वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए। या हो सकता है आपके पास राइटिंग और रीडिंग में आपके बैंड अच्छे आ रहे हैं, लेकिन स्पीकिंग और लिसनिंग में आप कहीं ना कहीं कमी पड़ जा रही है। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ छोटी छोटी जो जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको वो बैंड नहीं अचीव हो पा रहा है। ओवरऑल जो आपको स्कोर चाहिए या ईच मॉड्यूल में जो आपको स्कोर चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। तो इस वीडियो में एक्चुअली हम खुल के बात करेंगे, समझेंगे आईएलटीएस में किस तरह से मार्किंग होती है, किस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारी वीडियोस और बनाऊंगी हर मॉड्यूल की, स्पीकिंग की, राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, सबका इंडिविजुअल वीडियो में बनाऊंगी। उसमें उसके टिप्स बताऊंगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से आपका जो बैंड स्कोर है वो ऊपर होगा, और गलती से भी जो मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है एग्जाम में, वो मैं आपको डिटेल में शेयर करूंगी फॉर ईच मॉड्यूल। बट इस मॉड्यूल में हम ओवरऑल बात करेंगे कि आईएलटीएस को हमें किस तरह से डील करना है। तो शुरुआत करते हैं। आपको प्रैक्टिस के लिए आपने टेस्ट बुक करना है, तो कितना टाइम आपको चाहिए? अगर आपका जो बेसिक इंग्लिश का लेवल है वो आप बोल सकते हैं 10 में से उसको 7 या आप 6 मार्क्स देंगे, तो आप अपने जो आईएलटीएस की तैयारी है उसको लगा लीजिए, आपको 4 वीक्स का टाइम लगेगा। अगर आपका जो इंग्लिश लेवल है वो बेसिक है, आपको आती है इंग्लिश, बोल सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आपने कभी नहीं बोली है और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं और अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग, या तो आप ये सोच सकते हैं कि हाँ 4 हफ्ते आपको लगेंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पूरा टाइम टेबल वो सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, किस तरह से आपको शेड्यूल करना है, क्या करना है, कैसे बनाना है, प्लानिंग, सब कुछ। लेकिन आप अगर डे टू डे लाइफ में इंग्लिश यूज नहीं करते हैं और इंग्लिश से कोसों दूर है, 36 का आंकड़ा है आपकी इंग्लिश से, लेकिन क्योंकि आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या कुछ कुछ आपका किसी भी वजह से आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको कम से कम 6 to 8 वीक्स लगते हैं प्रैक्टिस करने में। देखिए आईएलटीएस जो है वो ऐसा नहीं है कि इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश आती है, आपने इंग्लिश पढ़ी हुई है, आपने इंग्लिश बोली हुई है, तो आप सोचोगे कि मैं इजीली आईएलटीएस क्रैक कर दूंगी। आईएलटीएस का जो मार्किंग सिस्टम है ना, हो सकता है आपके बैंड 4 आ जाए, 5 आ जाए, लेकिन 6 से ऊपर बैंड लाना जब होता है ना, तो एक एक क्वेश्चन जो आपका सही हो, जो उसका आंसर करेक्ट होगा, उसमें खून पसीना एक करना पड़ता है, तब जाके आपका आधा बैंड भी आप स्कोर कर पाते हो। 6 से ऊपर बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। कोई भी इजीली 4 बैंड तक अचीव कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे बैंड ऊपर होते जाते हैं वैसे वैसे मुश्किल बढ़ती जाती है। तो ये तो बात हो गई प्रैक्टिस की, कि कितना टाइम आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपकी इंग्लिश लेवल अच्छा है, अगर आपको इंग्लिश आती है, आप डेली रूटीन में यूज करते हो इंग्लिश, तो ठीक है, आपको 4 हफ्ते लगेंगे। और अगर इंग्लिश से आपका थोड़ा सा गैप है, डिस्टेंस है आपके और इंग्लिश के बीच में, तो आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पहले ग्रामर और टेंसेज और वो सब कुछ आपको समझना पड़ेगा, इंग्लिश पे आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, फिर आपको आईएलटीएस की टिप्स में काम करना पड़ेगा। दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर इंग्लिश ऑलरेडी आपको आती है, आपको ग्रामर और सब कुछ पता है, तो आपको सिर्फ आईएलटीएस की जो टिप्स है, टेक्निक्स है, उनको सीखना है। समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर आपको इंग्लिश भी इतनी अच्छी से नहीं आती, तो सबसे पहले आपको ग्रामर, वर्ब्स, वो सबसे पहले आपको ग्रामर, इंग्लिश की जो जितनी डिटेलिंग है वो समझनी है, उसके बाद वोकैबुलरी पे काम करना है, उसके बाद फिर आपके पास आईएलटीएस की टिप्स और टेक्निक्स है जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। तो थोड़ा मुश्किल आपकी बढ़ जाती है, लेकिन मैं आपको निराश नहीं कर रही हूं, मैं आपको सिर्फ बता रही हूं कि क्या रास्ता आपको चुनना है। देखिए, आप अगर आपकी मुश्किलों से अवेयर होंगे तभी तो उनको क्लियर करने के लिए आप स्ट्रेटेजी बना पाओगे, प्लानिंग कर पाओगे। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्या रुकावट आगे आने वाली है, तो आप किस तरह से प्लानिंग करोगे, राइट? तो बात हो गई कि कितना टाइम लगेगा। अब बात करेंगे कि कैसे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए प्रोफेशनल कैम्ब्रिज के आईएलटीएस के जो प्रैक्टिस टेस्ट है ऑफिशियल, वो आपको चाहिए। बुक्स मिलती हैं मार्केट में, अमेजन में मिलती हैं, आपको वो ले लीजिए। वॉल्यूम 1, 2, 3, 4 जितने आपको लेने हैं वो ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट आप लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें जो अपडेट्स होते रहते हैं वो उन बुक्स में आपको मिल जाएगा।
तो वो आपने ले लिए। प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास है, बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर किसी को भी प्रैक्टिस मटेरियल के लिंक्स चाहिए, वेबसाइट चाहिए, तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको शेयर करूंगी, जिसमें फ्री मटेरियल आपको मिलता है और आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, सब कुछ, स्पीकिंग। ठीक है, प्रैक्टिस का मटेरियल आपके पास होना चाहिए, ऑनलाइन भी, और बुक्स भी होनी चाहिए, फिजिकल बुक्स भी आपके पास होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ने में और हाथ में किताब लेके पढ़ने में बहुत फर्क पड़ता है, अंडरलाइन करने में, वो सब वो चीजें मैटर करती हैं। एक्चुअली अगर आप फर्स्ट टाइम आईएलटीएस दे रहे हो और आप बिगिनर हो, तो आपके पास अगर बुक होगी तो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, प्रैक्टिस मटेरियल आपने ले लिया, ऑनलाइन भी आपने एक्सेस कर लिया। अब आपको सेकंड क्या चीज चाहिए? एक प्लान चाहिए आपको, एक टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए कि मैं कौन सा मॉड्यूल कब कब प्रैक्टिस करूंगा, और जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, जो मॉक टेस्ट में ले रहा हूं, उसके मार्क्स आपको ऐड करने हैं आपके टाइम टेबल में। कि आज मैंने रीडिंग का टेस्ट लिया 7 to 8 PM, इस 1 घंटे मैंने रीडिंग का जो आईएलटीएस का टेस्ट लिया, मेरे 30 मार्क्स आए 40 में से। कल जब मैंने रीडिंग का टेस्ट लिया तो मेरे 29 आए, परसों जब मैंने लिया तो 31। तो हर दिन का आपका, जब आप आईएलटीएस रीडिंग का टेस्ट जो ले रहे हो, उसका आपके पास टाइम होना चाहिए, कितनी देर में आपने एग्जाम खत्म किया, 40 मिनट्स, या फिर आप ओवर द टाइम गए, सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। फिर आपको देखना है क्या चीजें आपको नोट करनी है, ध्यान से नोट कर लीजिए। एक तो टाइम, कितना टाइम मैनेजमेंट कैसा आपका चल रहा है, आप टाइम पे एग्जाम खत्म कर रहे हो, टाइम से पहले खत्म कर रहे हो, टाइम से ज्यादा, सब जितना आपके पास टाइम है उससे ज्यादा आपको टाइम लग रहा है एग्जाम को, आंसर्स को फाइंड आउट करने में। ये आपको पता होना चाहिए आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। मेन आपको रीडिंग में और जो राइटिंग में, इसका ध्यान रखना है बहुत। ठीक है, उसके बाद जो आपके आंसर्स हैं वो कितने सही थे, उनकी मार्किंग आपको करनी है। उसके बाद उनमें से जो आंसर गलत थे, वो क्या गलती आपने करी, वो मिस्टेक्स भी आपको लिखनी है। ग्राफ आपका ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, स्टेबल है, वो आपको नोट करना है। तो जो आप पहले वीक की प्रैक्टिस करेंगे उसमें आप सब कुछ नोट करेंगे, और 1 वीक के बाद आप उसको रिवाइज करेंगे कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही चल भी रही है, कि कुछ भी प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। रोज 28 नंबर आ रहे हैं, कभी 27 आ रहे हैं, कभी 26 आ रहे हैं 40 में से, और हम सोच रहे हैं हाँ प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, उसको कोई फायदा थोड़ी है। अगर आपको बैंड 8 चाहिए, सो यू नीड 36 क्वेश्चन के आंसर आपके सही होने चाहिए कम से कम, तब जाके आप 7 से ऊपर स्कोर करोगे। तो फिर आपको उसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करनी है, लेकिन प्रैक्टिस को आपको चेक भी करना है। ये नहीं है कि हाँ आज मेरे 28 क्वेश्चन सही, आंसर सही हुए, ठीक है, कल मैं रोज प्रैक्टिस कर रहा हूं मैम मैं, लेकिन मैं एक बार भी ये नहीं फाइंड आउट कर रहा हूं कि मेरे जो आंसर गलत है वो क्यों गलत हुए। वापस पीछे जाके ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे ये 10 आंसर गलत हुए, क्यों गलत हुए। जो सही हुए उनकी खुशी मत मनाइए, मत सोचिए कि मेरे 28 आंसर सही हुए, वो मत सोचिए। जो गलत हुए उनको जाके देखिए, क्योंकि वही गलत आंसर आपको एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि वो आपकी कमियां हैं, आपकी लिमिटेशंस है, वो वीकनेस है, उसको आपको स्ट्रेंथ में बदलना है। समझ रहे हैं? तो वापस जाइए और वापस जाके आंसर्स में चेक करिए कि अच्छा मैंने यहाँ पे गलती करी, वो स्पेलिंग में गलती करी, स्पेलिंग जो पॉइंट है मेरा वो वीक है, तो इसको मुझे इंप्रूव करना है। दूसरा, अच्छा ये स्पेसिफिक टाइप्स के जो क्वेश्चन है इनमें मैं गड़बड़ करता हूँ, हेडिंग्स वाले जो क्वेश्चन है तो मैं इनमें ध्यान रखूंगा, ओके इनकी मुझे और प्रैक्टिस चाहिए। फाइंड आउट करिए आपकी जो वीकनेसेस है, उनको इंश्योर करना है आपको कि वो गलती जो आपने इस एग्जाम में की है, अभी जो टेस्ट लिया उसमें की है, वो नेक्स्ट डे जो आप करोगे उसमें वो गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। गलतियां आपकी कम होनी चाहिए, ग्राफ गलतियों का नीचे जाना चाहिए और मार्क्स आपके ऊपर जाने चाहिए। ये थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट आपको माइंड में ये रखना है कि ये अप्रोच है आपकी प्रैक्टिस करने की। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 4 हफ्ते के बाद आके बोलते हैं मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, मैंने तो बहुत मेहनत करी थी। अच्छा जी, क्या मेहनत करी थी आपने? मैं तो रोज 2-2 प्रैक्टिस टेस्ट किए थे। अच्छा, आपने आंसर्स को चेक किया था? नहीं, आंसर्स को तो मैंने चेक नहीं किया, मैं तो प्रैक्टिस करता गया करता गया करता गया। प्रैक्टिस करने का फायदा ही क्या कि जब आपको पता ही नहीं क्या डायरेक्शन में आप प्रैक्टिस कर रहे हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर्स जो आपके आए हैं उनमें से जो सही है बहुत अच्छी बात है, वो सही है उनको जाने दो, जो गलत है उनको चेक करो, गलत क्यों है, कहां मिस हुआ, क्या मिस हुआ, अगली बार वो मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद
प्रॉपरली आपका टाइम टेबल बन गया जिसमें आपने रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग चारों मॉड्यूल का टाइम, स्कोर, आपका सब कुछ आपने मैनेजमेंट लिख लिया है। फिर एक हफ्ते बाद उसको रिवाइज कर, एवरीडे आपको रिवाइज करना है, एवरीडे आपके आंसर्स को रिव्यू करना है, सब कुछ करना है। लेकिन एक हफ्ते बाद आपको देखना है कि आपका ओवरऑल ग्राफ कैसा जा रहा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा था। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं इंप्रूव कर रहा हूं, मुझे समझ में आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है यार, मैं कोशिश करी लेकिन फिर भी एक हफ्ते में मेरा ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, मार्क्स नीचे ही जा रहे हैं, गलतियां मैं सुधार नहीं पा रहा हूं, देन यू नीड अ ट्यूटर, देन यू नीड अ कोचिंग। या तो आप ऑनलाइन कोचिंग लो, या आप यूट्यूब में वीडियो समझो, या फिर आप कोई फ्रेंड या कुछ जिसको आइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है उनसे लो। आपको एक टीचर चाहिए फिर जो आपको समझा सके चीजें, क्योंकि एक हफ्ता आपने खुद ट्राई किया लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, आपकी जो जो इंप्रूवमेंट है आपको नजर नहीं आ रही है मार्क्स में, तो फिर आपको एक जना चाहिए जो आपको गाइड कर सके। सो यू नीड समवन टू गाइड यू। ठीक है, ये आपको पता चल गया पहले हफ्ते में। बाकी के 3 हफ्ते फिर अंडर द गाइडेंस आपको काम करना है। तो टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीकिंग में आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है? स्पीकिंग में आपको एक चीज ध्यान रखनी है। देखो लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसी स्पेशल टिप हो कि मैं स्पीकिंग में एग्जामिनर के आगे गलत बोल ही ना पाऊं, एकदम ठक 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 ऐसी टेक्निक लगाऊं, ऐसी टिप्स लगाऊं कि मैं आईएलटीएस क्लियर कर दूं, मेरे बैंड 8 आ जाए। बहुत अच्छी और बहुत ही आसान टिप आपको बता रही हूं। स्पीकिंग आईएलटीएस अगर आपको क्लियर करना है, इंग्लिश बोलने लगो, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दो राइट अवे। ये मत सोचो कि मैं एग्जाम आएगा तब बोलूंगा, एग्जामिनर के सामने बोलूंगा, या प्रैक्टिस करूंगा सिर्फ तब बोलूंगा। अपने डेली रूटीन में आप एक्सक्यूज मी, अपने डेली रूटीन में आप इंग्लिश को ले आओ। सुबह उठो, कोई आप पे हंसे, या कोई आपका मजाक उड़ाए, या कोई आपको ताने मारे, या कुछ भी बोले, आप सिर्फ इंग्लिश में बात करो। हम शर्माते हैं इंग्लिश बोलने में, लेकिन जितना ज्यादा इंग्लिश बोलेंगे उतना ज्यादा फ्लुएंट हम होंगे, उतना ज्यादा दोस्ती होगी हमारी इंग्लिश से, हमारी लैंग्वेज से, और उतना ही इजीली हम एग्जामिनर के सामने बोल पाएंगे, नर्वस नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, उनकी आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट करके बात कर पाएंगे। अगर हमने सिर्फ पूरे दिन में 1 घंटा इंग्लिश की प्रैक्टिस करी है और एग्जाम के जैसे, और फिर जब हम एग्जामिनर के सामने जाके बोल रहे हैं तो हम नर्वस होंगे 100%। मुझसे लिख के ले लो, ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत धड़ाके से बढ़िया इंग्लिश बोल दोगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ प्रैक्टिस टाइम की इंग्लिश बोली है, आपने सिर्फ क्वेश्चनों को रट्टा मारा है, आपने सिर्फ उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है जो आपको मॉक टेस्ट में लिखे थे। इंग्लिश के साथ दोस्ती नहीं हुई है आपकी। दोस्ती होनी बहुत जरूरी है। वो कैसे होगी? जितना ज्यादा जिसके साथ रहोगे उतना ज्यादा उसके साथ आपको कनेक्शन हो जाएगा। तो इंग्लिश के साथ कनेक्शन करना है, इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को। गलत बोलो कोई बात नहीं, लेकिन बोलो, फिर गलती को सुधारो। बहुत बहुत जरूरी है इंग्लिश बोलना। अगर आपको इंग्लिश के स्पीकिंग में आपको बैंड 8 अबव चाहिए तो ठीक है, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपका डर खत्म हो जाएगा। ये डर खत्म हो जाएगा कि कोई देख के आपको मजाक उड़ाएगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, ये डर खत्म होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप देखना, बहुत आप अपनी गलतियां खुद पकड़ने लगोगे कि आपने एक सेंटेंस बोला, आपको लगेगा अरे यार ये सेंटेंस में ये लाइन गलत थी, मुझे नहीं बोलनी थी, अगली बार मैं इसको चेंज करूंगा। तो पूरे दिन आपकी प्रैक्टिस हो रही है, इंटेंशनली भी नहीं, अनइंटेंशनली आपकी प्रैक्टिस हो रही है स्पीकिंग की। तो इतना इजीली आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हो स्पीकिंग की, 1 हफ्ते बाद आप देखोगे थोड़ा सा फ्लुएंसी आप में आ जाएगी, थोड़ा सा पकड़ आ जाएगी आपकी जबान पर इंग्लिश की। फिर धीरे धीरे 2 हफ्ते बाद और इंप्रूवमेंट, और 3 हफ्ते बाद, और 4 हफ्ते बाद तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलने लगेंगे। अगर आप प्रैक्टिस तो करनी ही है, इंग्लिश के जो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, किस तरह से बोलना है, क्या बोलना है, किस तरह के आंसर, वो सब तो मॉक टेस्ट आपको करना ही। उसके अलावा भी इंग्लिश के साथ दोस्ती कर लो, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग अभी बहुत सारी और भी टिप्स है, लेकिन वो मैं प्रॉपर एक अलग डिटेल मॉड्यूल बनाऊंगी जिसमें सिर्फ स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें मुझे चारों मॉड्यूल कवर करने हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में मेन एसेंस आपको बता दिया, ठीक है, कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दो, स्पीकिंग में मार्क्स अपने आप अच्छे हो जाएंगे। दूसरा है लिसनिंग। अब लिसनिंग में क्या टिप्स है? इंग्लिश सुनना शुरू कर दो, जो एग्जाम है वो काम शुरू कर दो भाई। लिसनिंग में सुनना शुरू कर दो, राइटिंग में लिखना शुरू कर दो, और रीडिंग में पढ़ना शुरू कर दो। उससे क्या होगा? प्रैक्टिस हो जाएगी, आप फैमिलियर हो जाओगे लैंग्वेज से, पैटर्न से, और फिर आईएलटीएस की जो टेक्निक्स है, टिप्स है, वो उन पे लगाना है, और फिर आप इजीली क्रैक कर सकते हो जो भी स्कोर आपको चाहिए। तो अब यहाँ पे लिसनिंग में इंग्लिश मूवीज, इंग्लिश न्यूज,
इंग्लिश सॉन्ग्स, वो सब तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आईएलटीएस के जो मॉक टेस्ट के जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स होती है उनको भी आपको बहुत अच्छे से सुनना है। क्यों? क्योंकि वो एक सर्टेन टाइप की इंग्लिश होती है और एक तरीके से वो बोली जाती है, तो उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है कि वो स्पेलिंग बोल रहे हैं तो आप स्पेलिंग कैसे समझ रहे हो, कहां पे वो रुक रहे हैं। ऑडियो जो चल रहा है वो बोल रहे हैं कि आई एम गोइंग टू गिव यू एन एड्रेस, तो समझ जाना है कि एड्रेस आने वाला है। तो आपके क्वेश्चन में अगर एड्रेस के आगे फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है तो आपको समझ जाना है मुझे यहाँ पे एड्रेस लिखना है जो मेरा नेक्स्ट ऑडियो में बजने वाला है। तो फटाफट आपके माइंड को आपको रेडी करना है एड्रेस के लिए, पेन के साथ रेडी हो जाओ। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे कैपिटल लेटर आएगा, किसी का नाम है तो स्पेलिंग, ग्रामर का ध्यान रखना है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, नंबर का ध्यान रखना है। उसमें लिखा है सिर्फ 2 वर्ड्स आपको भरने हैं, तो 3 वर्ड नहीं आने चाहिए, 2 ही वर्ड आने चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के मॉड्यूल के जो टेक्निक्स हैं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लिसनिंग में एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, अगर कोई आंसर आपका छूट गया है उसको जाने दो, आगे बढ़ो, उसके बारे में मत सोचते रहो, क्योंकि अगर आप उसके बारे में सोचते रहोगे तो क्या होगा, आपके आगे वाले आंसर्स भी आप गड़बड़ कर दोगे। तो जो गया उसको जाने दो और फटाफट से बाकी के आपके आंसर जो बचे उनको बचाओ, ठीक है। और जब आपको इंस्ट्रक्शंस बोली जाती हैं या आपको जब बोला जाता है कि नेक्स्ट पार्ट के आप क्वेश्चंस, नेक्स्ट पार्ट के में क्या होने वाला है, नेक्स्ट पार्ट के आपको बारे में बताया जाता है, जब भी इंस्ट्रक्शंस की अनाउंसमेंट हो रही है या आपको 2 मिनट का टाइम मिला है आपके आंसर्स को चेक करने के लिए, तब फटाफट से आप अगले पार्ट के क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए ताकि आप उन क्वेश्चंस के लिए रेडी हो। जो आंसर आपने लिख दिए हैं पार्ट 1 में वो हो गए, अब उनको वापस चेक करने हम एंड में आएंगे। जब आपको टाइम मिले फटाफट से आप नेक्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस पढ़ लीजिए ताकि आपको पता हो अच्छा यहाँ पे एड्रेस है, यहाँ पे किसी का नाम आएगा, यहाँ पे शायद कोई फ्रूट का कलर है, और उन्हीं कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए जब आप एक रिकॉर्डिंग सुने तो फटाफट से आपको आंसर को नोट डाउन करना है, इससे आपका टाइम सेव होगा, ठीक है। और पेपर बेस्ड और जो कंप्यूटर बेस्ड है लिसनिंग, उनमें दोनों में डिफरेंस है। वहां पे 10 मिनट्स आपको मिलते हैं जो पेपर बेस्ड एग्जाम है आंसर ट्रांसफर करने के लिए, और कंप्यूटर बेस्ड में आपको सिर्फ 2 मिनट मिलते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखें। आईएलटीएस स्पीकिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, राइटिंग बहुत टफ होता है राइटिंग मॉड्यूल, ऐसा सब लोग सोचते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपरली प्लानिंग के साथ प्रैक्टिस करोगे ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, 3 पैराग्राफ आपको लिखने हैं। चलो जो बॉडी है उसमें 2 पैराग्राफ भी आ सकते हैं, 3 से 4 पैराग्राफ आपको लिखने हैं, और ये 4 पैराग्राफ आपको इजीली आपका डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करा सकते हैं। 5 से 6 लाइनें आपको लिखनी है इंट्रोडक्शन में, 3 से 4 लाइनें आपको लिखनी है इंट्रोडक्शन में, 5 से 6 लाइनें बॉडी में, 5 से 6 लाइनें बॉडी में, और आपके 3 से 4 लाइनें कंक्लूजन में। डिपेंड करता है क्या आपका ऐसे, क्या आपका टॉपिक है। वर्ड लिमिट आपको पता है, वहां पे 250 है ऐसे के लिए और 150 है आपके ग्राफ के लिए, और जो आपका लेटर है एकेडमिक और जनरल पे डिपेंड करता है। तो वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखना है। तो पहले ही आप माइंड में रखें कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, कितने वर्ड्स आप लिख रहे हैं उनको किस तरह से काउंट करें। तो आप रफली कर सकते हैं, एक लाइन में आप गिन सकते हैं कितने काउंट वर्ड्स आपने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक लाइन में 6 वर्ड आपने लिखे हैं रफली, तो आप कितनी लाइन से वो काउंट कर लीजिए, उससे आपको इजीली जल्दी काउंट कर सकेंगे कि आपने कितने वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा भी नहीं होने चाहिए और कम तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। 5-10 वर्ड ऊपर चलता है लेकिन नीचे नहीं होने चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखें। आईएलटीएस के ऐसे में जो मैंने बताया इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, डिटेल में अगेन बताऊंगी, मेरी जो डिटेल वीडियो आएगी आईएलटीएस राइटिंग पर, उस पर। राइटिंग में आज एक टिप बता रही हूं, लिखना शुरू कर दो, हैंड राइटिंग सुंदर होनी चाहिए। ऐसी हैंडराइटिंग होगी एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, रीडिंग में भी, लिसनिंग में भी, और आपके लिसनिंग में भी और आपके राइटिंग में भी, क्योंकि स्पेलिंग गलत होगी तो सब गलत, ऑफ कोर्स ग्रामर और वो सब तो है ही। अब राइटिंग में आपकी पंचुएशन और बहुत सारी चीजें ध्यान में आपको रखना है ना, तो उन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। एक बोलने की इंग्लिश होती है और एक लिखने की इंग्लिश होती है। जैसे बोलने की इंग्लिश में आप बोल सकते हो टन्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सब चीजें स्पीकिंग वाली इंग्लिश है। जब आप राइटिंग में लिख रहे हो तो आपको क्या यूज करने हैं, मैनी, मच, अ नंबर ऑफ, उसके बाद आपको फ्रेजेस यूज करने हैं, इन कॉन्ट्रास्ट, इन कंक्लूजन, इन माय ओपिनियन। ये सब जो एग्जामिनर है इनको ढूंढते हैं। अगर आपने ये सब चीजें अपने राइटिंग के ऐसे में डाली हैं तो चेरी ऑन द केक, ठीक है। ओपिनियन आपका जरूर बताना है,
फर्क नहीं पड़ता है कि आप सही चीज के लिए खड़े हो या गलत चीज के लिए खड़े हो। ये मत सोचो मेरा ओपिनियन सही है कि गलत है, ये सोचो कि मैं जो ओपिनियन दे रही हूं, मैं एग्री हूं या डिसएग्री हूं, मैं उसको अच्छे से पोर्ट्रे करूं अपने ऐसे में, मेरी इंग्लिश उसको सपोर्ट करे। ठीक है, तो ये मत सोचो कि मेरे को सही का साथ देना है, मैं एग्री हूं या डिसएग्री, उसमें कंफ्यूज मत हो। एग्री हो जाओ, डिसएग्री हो जाओ, जो आपका मन करे, जिसमें आपके पास सपोर्टिंग आइडियाज ज्यादा है, जिसमें आप अच्छे से इंग्लिश लिख सकते हो, वो लिखो। ठीक है, अब आ गया हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईएल्स रीडिंग। रीडिंग में जनरल वालों के पास फिर भी थोड़ा सा इजी आदत है जो एग्जाम होता है, लेकिन जो एकेडमिक है उसमें थोड़ा मुश्किल होता है आईएल्स रीडिंग। तीनों पैसेज बड़े बड़े होते हैं, इतने मुश्किल होते हैं कि बड़े से बड़े जो स्कॉलर होते हैं कभी कभी उनमें भी कुछ वर्ड्स ऐसे जो उनको भी समझ में नहीं आते, और टाइम कंज्यूमिंग होता है, मतलब टाइम कम पड़ जाता है रीडिंग के पैसेज, रीडिंग के एग्जाम में। तो प्रैक्टिस में इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आपको ऐसी टिप्स और टेक्निक्स पता होनी चाहिए कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तो ध्यान से मेरी वीडियोस देख लेना कि रीडिंग में क्या करना है क्या नहीं करना है। पैसेज नहीं पढ़ना है, स्किम थ्रू करना है, फटाफट से स्किम थ्रू करना है, नोट करने हैं, अंडरलाइन करने हैं जो कीवर्ड्स है ना। क्वेश्चंस होते हैं ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, उनको कैसे अप्रोच करना है, हेडिंग जो मैच करनी है उनको कैसे अप्रोच करना है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं, उन हर एक क्वेश्चन को किस तरह से आप डील करें वो मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ पे सिर्फ ये बताऊंगी कि रीडिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से आपको करनी है। टाइम जो है वो बहुत ही डेंजरस फैक्टर है रीडिंग में और राइटिंग में, तो उसकी प्रैक्टिस करें आप घर में। जब टाइम टेबल बना रहे हैं तो जरूर नोट करें कि आज मैंने रीडिंग का पैसेज 40 मिनट्स में खत्म किया, आज मैंने पूरे 60 मिनट्स में खत्म किया, आज मैंने 50 मिनट्स में खत्म किया, आज मुझे 2 घंटे लग गए, आज मुझे 2.5 घंटे लग गए। वो आपको पता होना चाहिए, इससे आपको समझ में आएगा कि आप टाइम मैनेजमेंट कैसा कर रहे हैं। जब प्रैक्टिस में आप कम से कम 10 मिनट पहले आपका रीडिंग का पैसेज खत्म हो जाना चाहिए, ताकि 10 मिनट आपको चेक करने के लिए आप कर सको। तो ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता है, उसी वक्त आपको फिल करना है सब कुछ, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस अच्छे से करिए, परफेक्ट प्रैक्टिस करिए, एक प्लान तैयार करिए, हर वीक अपनी प्रोग्रेस को आप चेक करिए कि किस तरह से हो रही है। गाइडेंस की जरूरत है तो गाइडेंस लीजिए, कोई भी किसी भी तरह की गाइडेंस आपको चाहिए, किसी भी तरह का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट में डाल सकते हैं, क्वेश्चन आपका मैं जरूर रिप्लाई करूंगी, जिस तरह से भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ जरूर करूंगी। तो मैंने सीखा वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, और आई एम श्योर दैट यू कैन अचीव योर डिजायर्ड रिजल्ट, बट यू जस्ट नीड टू डू परफेक्ट प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टेक इट इजी मत लीजिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो मेहनत करोगे तो इजीली आप आईएलटीएस को क्रैक कर दोगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप बोलोगे यार इतना मुश्किल नहीं था, और एक बार हो जाएगा ना तो वो अचीवमेंट की खुशी बहुत अलग होती है। लेकिन आप सोचो हाँ हो जाएगा ऐसे करके फिर आपको एक बार दो बार दो, 3 बार दो, फिर ये देते रहते कि आपका मोरल भी डाउन होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, और फिर बहुत मुश्किल होता है। तो फर्स्ट टाइम में क्रैक करना है, और अगर नहीं हो पाया फर्स्ट टाइम में कोई बात नहीं, दोबारा लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस करके फिर दो, जल्दीबाजी मत करो। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है, और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, गुड लक।